नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट जो आज आप लोग का होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड किए थे, अगर नहीं देखे तो जाकर उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आज आप लोग को बताने वाले हैं वो आप लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले बैठने वाले हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट के बारे में आप लोग को पता है। आप लोग का आज जो वीकली टेस्ट होने वाला है विज्ञान सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, विज्ञान विषय का समय आप लोग को 90 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, और आपको इसमें कितना नंबर मिलता है? आप लोग को 40 नंबर मिलता है। ठीक है, 10 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 6 नंबर आप लोग से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर होगा उस देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो दिए गए प्रक्रम में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो जाएगा? श्वसन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? मानव रक्त में जो यूरिया उपस्थित होता है कितना होता है? 20 mg यूरिया उपस्थित होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है? 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पार्श्व दृश्य का मतलब हो जाता है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर जो लगता है, जो वहाँ पर दर्पण लगा रहता है, उसका काम ये रहता है कि पीछे का बहुत बड़े क्षेत्र को वो उस पूरे दर्पण के अंदर इकट्ठा करके हमको दिखाए। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लोग कौन सा मिरर का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा r बराबर 2f। ठीक है, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2। ठीक है, ये संबंध है गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोग को ये मिल रहा है उसको टिक कर दीजिए, जहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिल रहा है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? r बराबर 2f, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला अभी आप लोग देखे हैं। चलिए इसको ज्ञात करके फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देखते हैं कितने जन इसका सही जवाब देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा, सड़कों में बल्ब के परावर्तक पृष्ठ के रूप में। ठीक है, सड़क में जो बल्ब स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, ठीक है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है, उसके रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, 1 सेकेंड, धुंधला दिख रहा है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, अब सही दिख रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? में नहीं होगा यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे FeCuSO4, अब जो कॉपर है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, Fe क्या किया, उसको उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, उसको उसके यौगिक से हटा दिया और अपने साथ यौगिक बना लिया FeSO4 + Cu। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापन कर देता है या विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ साथ याद भी रखिएगा, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो वायवीय जब श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अवायवीय क्या हो जाता है, जब श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सिंपल से याद करने का तरीका है, वायवीय मतलब जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित हो, अवायवीय जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पोषण की विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। अंतर्ग्रहण, ठीक है, भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यह भोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला देखिएगा। बी नंबर क्या है, पाचन। पाचन क्या होता है, ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन कहा जाता है। आगे देखिएगा, अवशोषण। भोजन के कण छोटे हो जाते हैं तो वे छोटी आंत की दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहिष्करण। बहिष्करण क्या हो जाता है, मल के रूप में अनपचे भोजन के गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, बहिष्करण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे विधि आप लोग को यहाँ पर बता दिए गए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप लोग को फिर बार बार बता दे रहे हैं कि ये वीकली टेस्ट और साथ में आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2025 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे वीकली टेस्ट का आप तैयारी करो, उसके साथ साथ आप लोग का बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। तो ध्रुव का पहले परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, फोकस दूरी। दूरी और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग छोटा एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। पता है आप लोग को, ध्रुव को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, सी से। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग को कर लेना है, आप लोग को वीकली टेस्ट में मदद करेगा, साथ में आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2025 में भी मदद करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।